हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल डूइंग वेरी फाइन। तो बेटा हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स कर लिया, ठीक है। अब आज हम डिस्कस करने वाले बेटा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, तो वहाँ पे हमने देखा कि सेम टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, सेम टाइम पे ट्रांसलेशन हो रहा है। दोनों प्रोसेस कहाँ पे हो रही हैं? साइटोप्लाज्म में हो रही हैं, और थोड़ा सा क्वाइट सिंपल प्रोसेस है। बट जब हम यूकैरियोट के केस में आते हैं तो देयर आर सम कॉम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है ना। तो उन कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। तो सबसे पहली कॉम्प्लेक्सिटी बेटा क्या आती है कि देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेजेस। और वहाँ पे हमने कोई लेबर ऑफ डिवीजन की बात नहीं की, किसी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं देखा। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूक्लियेजेस, आरएनए पॉलीमरेजेस इन न्यूक्लियस इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स। और ये सारी चीज़ें हमें कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ देखने को मिलती है? यूकैरियोट्स में। और यहाँ पे क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेबर ऑफ डिवीजन और पॉलीमरेज के लिए। तो अगर हम बेसिकली बेटा बात करें कि कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज हैं, देखिए बहुत ज़्यादा अभी नहीं हम पढ़ेंगे, बस एक सिंपल सा हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं, वो आप याद रखना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। जैसे कि हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, क्लियर है बेटा। और हमने बताया कि यहाँ पे कितने टाइप के, तो यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज की बात होती है। तो अगर हम पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड और पॉलीमरेज थर्ड की बात करें तो इन तीनों को बस आपको ऐसे याद रखना है, RMT, क्लियर है बेटा। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा वो राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इन्वॉल्व होता है तो वो मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस करेगा। और वहीं पे अगर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है तो वो क्या करेगा बेटा? टीआरएनए की सिंथेसिस करेगा या ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करेगा। बस इतना आपने याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्लियर है बेटा। द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब देखिए थोड़ा सा एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स दे रखे हैं जहां से बेटा नीट में क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब आरएनएस, और इसमें भी कौन कौन से सब यूनिट्स हैं? लाइक द 20S, 18S एंड 5.8S। इस पे एक बार क्वेश्चन बन चुका है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वेयर एज द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5SR आरएनए एंड SN आरएनएज, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज, क्लियर है बेटा। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही प्रॉपर देखना है। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं और आने के चांसेस भी रहते हैं, क्लियर है बेटा। चलिए आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की बात करें तो ये प्रिकर्सर होता है एमआरएनए का। तो आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड अगर काम करेगा तो ये प्रिकर्सर होगा किसका? एमआरएनए का, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसको HNRNA भी बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे आता है कि सर ये HNRNA क्या है? तो आपको पता है कि जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में तो यहाँ पे स्प्लिट जीन पाया जाता है, क्लियर है बेटा। जब स्प्लिट जीन पाया जाएगा तो वहाँ पे एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पोर्शन होंगे। तो जैसे ये एक्सॉन और इंट्रॉन जीन में होगा वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो एमआरएनए पे एक्सॉन इंट्रॉन दोनों पार्ट आएंगे। इसमें आपको पता है कि इंट्रॉन वाला जो पार्ट है वो नॉन फंक्शनल है और एक्सॉन वाला पार्ट फंक्शनल होता है, जिसके ऊपर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होनी है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा उसको एक बार देखिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जब वो प्रोसेस हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जब उसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पोर्शन आ जाते हैं तो उसमें से इंट्रॉन वाले पार्ट को रिमूव करना होता है, जो प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग की। अभी आज डिस्कस करेंगे स्प्लाइसिंग के बारे में। तो ऐसे आरएनए को जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, इवन उसमें कैपिंग भी होनी है, टेलिंग भी होनी है, बहुत सारी अभी इसकी प्रोसेसिंग होनी है। तो बिफोर द प्रोसेसिंग जो आरएनए की सिंथेसिस हुई है वो क्या होता है बेटा? HNRNA, हेट्रोजीनस आरएनए जिसको बोलते हैं। और उसके बाद जब ये प्रोसेस्ड हो जाएगा तब इसको हम कंप्लीट कह सकते हैं एमआरएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बेटा? कि दैट इज द प्राइमरीली ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन द बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन पार्ट, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बता रहा था। और ये कैसा होता है? नॉन फंक्शनल होता है इंट्रॉन की बात करें तो। हेंस इट इज सब्जेक्ट टू अ प्रोसेस कॉल्ड द स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग की एक प्रोसेस होनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन।
विदाउट इसके ट्रांसलेशन की प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे इस इंट्रॉन वाले पार्ट को यहाँ से निकालना होता है, जिससे हेट्रोजीनस आरएनए की क्या कहते हैं प्रोसेसिंग हो और वो एमआरएनए में सिंथेसाइज हो। कह रहा है इंट्रॉन आर रिमूव्ड एंड द एक्सॉन आर जॉइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर। hnRNA undergo an additional process called the capping and telling। ठीक है बेटा, चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है, देखिए अब प्रीवियस अगर हम पुराने सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बट स्टिल हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है बेटा। देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज ये एमआरएनए की सिंथेसिस हुई है और यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई है इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन वाला पार्ट दोनों है। तो अगर हम ऐसे मान के चलते हैं कि इतना पार्ट अगर यहाँ पे इंट्रॉन का है तो इसको किसी तरीके से यहाँ से निकालना है। अब इसको निकालने के लिए बेटा क्या होगा, SNRNP, ठीक ना। ये क्या करते हैं, SNRNP की हेल्प से इसको निकाला जाता है, जो क्या बनाता है, ये बनाता है स्प्लाइसियोसोम। अब ये स्प्लाइसियोसोम ही क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और ये क्या कर लेगा, इसको यहाँ से ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करके इधर से लेके निकल जाएगा। और उसके बाद जब इंट्रॉन वाला पोर्शन यहाँ से निकल जाएगा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ इंट्रॉन विद द हेल्प ऑफ SNRNP। ठीक है ना। ये जो प्रोसेस थी, ये प्रोसेस खाली ओनली इन यूकैरियोट्स है बेटा, ओनली इन यूकैरियोट्स। और ये चीज को पता किसने लगाया था बेटा, रॉबर्ट एंड फिलिप। इतनी चीज आपको और थोड़ा सा इसमें ध्यान रखनी है कि रॉबर्ट और फिलिप ने क्या किया था, इस पूरी प्रोसेस के लिए इन्होंने ये स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के बारे में बताया कि यूकैरियोट्स में ऐसी एक प्रोसेस होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या होता है बेटा कि जो इसका 5 प्राइम एंड होता है, यहाँ पे होती है कैपिंग। क्या होती है बेटा, कैपिंग। और जो 3 प्राइम एंड है इधर की तरफ होता है टेलिंग। अब कैपिंग और टेलिंग की अगर बात करें तो कैपिंग की जो प्रोसेस होती है, इसके 5 प्राइम एंड पे एक कंपाउंड जुड़ता है जिसका नाम होता है 7-मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बेटा, 7-मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 7-मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है। इस कंपाउंड पे बेटा क्वेश्चन आता है कि कैपिंग की प्रोसेस में कौन सा कंपाउंड जुड़ता है और किस डायरेक्शन में जुड़ता है। और इसके साथ साथ 3 प्राइम पे क्या होता है बेटा, पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन में क्या होता है बेटा, एडेनिन का पॉलीमराइजेशन होता है। क्लियर है। एडेनिन का पॉलीमराइजेशन होगा और उस पे कोई भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। क्लियर है बेटा। तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे कुछ एडिशनल प्रोसेसेस होती हैं जिसमें कि हम बात कर रहे हैं बेटा, स्प्लाइसिंग हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे कैपिंग की बात होती है और उसके साथ साथ यहाँ पे टेलिंग की बात होती है। क्लियर। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिल रही हैं, ओनली इन यूकैरियोट्स। तो अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी का एक हमने डायग्राम लगा के रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे ये डीएनए सीक्वेंस है, इसके अंदर क्या हुआ बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होएगी, प्रमोटर पे जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज ऐड होगा और उसके साथ साथ वो साइट प्रोवाइड करेगा पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए। और यहाँ पे फैक्टर कौन सा होगा इनिशिएशन के लिए, तो अगेन सिग्मा फैक्टर फॉर द इनिशिएशन एंड रो फैक्टर फॉर द एंडिंग। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों के पोर्शन आ रहे हैं किसके अंदर, जो सिंथेसिस हो रही है आरएनए की। अब यहाँ पे जब कैपिंग की प्रोसेस होगी तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे देखिए यहाँ पे जीपीपी का यहाँ पे कैपिंग दिखाया गया, जिसको मैंने आपको बताया कि ये कौन सा कंपाउंड है, 7-मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एक बात ये आती है कि व्हाई दिस कैपिंग इज नीडेड।
इस कैपिंग की ज़रूरत क्या है बेटा इसमें? तो हम बताते हैं कि जब कैपिंग हो जाती है तो जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट होती है, क्योंकि अब आपको पता है इस पे क्या होना है, मेनली इस पे होना है बेटा ट्रांसलेशन की प्रोसेस, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए साइट कौन प्रोवाइड कराएगा? तो राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस राइबोसोम में होती है। बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो कि राइबोसोम इज द प्रोटीन सिंथेसिस साइट इन द सेल। तो अब राइबोसोम की जो स्मॉलर सब यूनिट होती है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, और जो 7 मिथाइल गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये उसको यहाँ पे आरएनए के ऊपर जुड़ने के लिए साइट प्रोवाइड कराता है। अदरवाइज यहाँ पे आरएनए जुड़ नहीं पाएगा और राइबोसोम जुड़ नहीं पाएगा और ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? तो देखिए 3 प्राइम एंड पे यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेशन होता है। पॉलीएडिनाइलेशन का मतलब क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पे एडेनिन का नंबर जुड़ता ही जाता है, करीब 200 to 300 जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं खाली एडेनिन्स के लग जाते हैं। तो यहाँ पे कैपिंग हो गई, और उसके साथ साथ जब यहाँ पे देखिए ये HNRNA कह सकते हैं हम, HNRNA बना था, और उसके बाद जब ये प्रोसेस्ड हो गया तब यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं मैच्योर mRNA। क्लियर है बेटा? इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम इसको बोलते हैं 7 मिथाइल गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज एडेड टू द 5' एंड of the HNRNA। क्लियर है बेटा? In tailing process, adenylate residue 200 to 300 are added to 3 prime टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। अब देखिए यहाँ पे अगर ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा हो तो इस पे देखिए कि आरएनए कैपिंग एंड पॉलीएडिनाइलेशन, ठीक है ना? प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो 5 प्राइम एंड है यहाँ पे क्या होगा, 7 मिथाइल गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होगा आके, और यहाँ पे GPPP, ठीक है ना? ये 7 मिथाइल गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, मिथाइलेटेड कैपिंग होती है यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेशन की बात हो रही है, और करीब 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड्स खाली एडेनिन के यहाँ पे जुड़ते हैं। क्लियर है बेटा? और इसी को पॉलीएडिनाइलेटेड टेल भी बोलते हैं, और जो ये कोडिंग सीक्वेंस है इस पे यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है। क्लियर है बेटा? चलिए, इट इज फुली प्रोसेस्ड HNRNA now called the mRNA, that is transported out to the nucleus for the translation। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि स्प्लाइसिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन पार्ट ऑफ HNRNA विद द हेल्प ऑफ SNRNP। प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था बेटा? तो प्रोसेस डिस्कवर किया था रॉबर्ट एन फिलिप ने, और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जब ये स्प्लाइसिंग हो गई, कैपिंग हो गई और टेलिंग हो गई, तब जाके हमारे पास एक कंप्लीट mRNA जो फंक्शनल है वो निकल के आता है। और ये जो प्रोसेस हो रही थी ये कहाँ पे हो रही थी बेटा? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना? और अब न्यूक्लियस से जो mRNA है जो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, अब ये रिलीज होके आ जाएगा कहाँ पे? ये आ जाएगा बेटा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आएगा तो यहाँ पे जो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है वो आके इस पे ऐड होना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये राइबोसोम्स आके इस पे जुड़ जाएंगे, और फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस प्रोसीड करेगी, आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे जो कैपिंग हुई है, ये कैपिंग ही क्या करता है, एक तरीके से इसको साइट प्रोवाइड कराता है ज्वाइनिंग के लिए। क्लियर है बेटा? देखिए एक सिंपल सा यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया है ट्रांसलेशन का हल्का सा, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसलेशन पे चलेंगे। तो तब तक ये चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ से पढ़िए बहुत अच्छे से। कह रहा है इन सिग्निफिकेंस the significance of such complexities is now beginning to the understood। Split gene arrangement represents probably an ancient feature of the genome। तो ये चीज़ बताता है कि किस तरीके से हमारे जो पूर्वज थे, हमारा जो एंशियंट फीचर हुआ वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल था ये सारी प्रोसेसेस को करने के लिए। ठीक है बेटा? द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिस्ड ऑफ एंटिक्विटी एंड द process of splicing represents the dominance of
आरएनए वर्ल्ड। और इस तरीके से यहाँ पे जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है आरएनए वर्ल्ड के डोमिनेंसी को भी शो करता है बेटा। आपको पता है कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, और आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से उसकी डोमिनेंसी भी रही होगी किसी टाइम पे। बाद में डीएनए का सिंथेसिस हुआ। डीएनए चूँकि डबल हेलिक्स है, कम रिएक्टिव है, दैट्स वाई वो आज के डेट में एक सक्सेसफुल कह सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे स्टेब्लिश हुआ है। बट स्टिल देयर इज सम ऑर्गेनिज्म इन विच द आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो मेरे ख्याल से ये सारी प्रोसेस आपको यूकैरियोट्स में समझ में आ गई होगी बेटा, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इससे ज़्यादा बेटा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको कहीं से कुछ कंटेंट मिलता भी है ना तो बहुत ज़्यादा मत जाइए, नीट में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा और बहुत डीप में और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। जितना भी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चंस आने हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड आने हैं, तो बिल्कुल उन्हीं एनसीईआरटी के वर्ड्स को, उन्हीं के टर्म्स को बहुत प्रॉपर तरीके से समझिए, उस पर प्रॉपर वर्क करिए। जितना आपको लेक्चर में बताया जा रहा है उतना पढ़ते रहिए। एक भी क्वेश्चन बेटा बाहर से नहीं आना है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, और अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो बेटा हम चलेंगे किस पे? हम चलेंगे जेनेटिक कोड्स पे, और जेनेटिक कोड्स के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करके फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस पे, लैक ओपेरॉन, और प्रॉपर फिर आ जाएंगे जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।